हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पर। और इसमें हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट जो भी आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो जैसा कि हम अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आ रहे थे, मेथनॉल इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा, एथेनॉल के बारे में पढ़ा, तो उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट लेक्चर है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जो कि तो ये न्यूज़ में क्यों था और ये क्या है, ये हम इसके बारे में समझते हैं। तो वाई न्यूज़, तो लास्ट जो यूनियन बजट हमारा आया था 2021-22 का, इसमें हमारे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का ये उद्घोषणा की गई थी। तो ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन, तो ये हमारी उसी सीरीज़ में है कि हमारा जो हम अपना 83% ऑयल है, इसके लिए हम बाहर के देशों पे डिपेंडेंट हैं, और हमारा 53% जो हमारी गैस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इतना ज़्यादा इंपोर्ट बिल है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए जो भी अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जिन पे हम डिपेंड कर सकते हैं, तो उसी में एक कदम ये आगे है हाइड्रोजन एनर्जी। जो हाइड्रोजन एनर्जी, जिसे हाइड्रोजन फ्यूल, जिसे फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है, तो ये इसी और एक अगला कदम है। तो इस पर ये क्या है, हमारे यूनियन बजट में इसकी एक घोषणा की गई थी कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो इसमें क्या था कि एक रोड मैप बनाया जाएगा कि किस तरह से हम हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव में क्या था कि इसमें जो है पोटेंशियल है, किस बात का पोटेंशियल है, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन को जो ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल है वो किसमें है, हाइड्रोजन फ्यूल में। क्योंकि ये पूरा डिपेंडेंट जो भी ऑयल एंड गैस पर डिपेंडेंट है आजकल, हालांकि हम इसको अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रहे हैं, जिससे कि क्या हर चीज़ जाके पर्यावरण से जुड़ती है। कि मतलब अगर ये ऑयल एंड गैसेस हैं, इसमें क्या है, पोल्यूशन होता है, कार्बन निकलता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ये हर चीज़ जाके फिर इन्वायरमेंट से जुड़ जाती है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह ये सब क्या होते हैं कि ये मतलब होते हैं, ये क्लीन फ्यूल होते हैं। ये क्लीन फ्यूल होते हैं, मतलब इनमें कार्बन एमिशन नहीं होता। कार्बन एमिशन नहीं होता तो हमारे पर्यावरण को हानि नहीं होती। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था, क्लीन एंड ग्रीन सिटी, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्राप्त होता है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ये जो इनिशिएटिव है, ये कैपिटलाइज करेगा किसमें, वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। जो हमारे देश में क्या, हमारी पूरी पृथ्वी में हाइड्रोजन अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, जिसको हमें क्या करना है, इसको हमें यूज़ करना है। इसको यूज़ ऐसे डायरेक्ट हाइड्रोजन को तो हम यूज़ नहीं, हाइड्रोजन क्या होता है ना, बहुत ही हल्का मटीरियल होता है, बहुत ही हल्का, मतलब ये हाइड्रोजन जो गैस होती है, तो ये हवा से भी हल्की होती है। तो ये ना, मतलब ये इतनी हल्की होती है जिस वजह से ये उड़ जाती है। तो इसको कैप्चर करना, इसको स्टोर करना, दैट इज़ द बिग थिंग, है ना। तो ये बड़ा चैलेंज है। तो इसी दिशा में हमें रिसर्च करना है कि हम किस तरह से इसको वायबल ऑप्शन बनाएं कि इसको हम यूज़ कर सकें। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूल पहली बार यूज़ होगा कि हमारा जो रॉकेट, जो भी स्पेस मिशंस होते हैं, स्पेस मिशंस में जो भी फ्यूल यूज़ होता है वो हाइड्रोजन फ्यूल ही यूज़ होता है। जैसा कि अगर आप सबने सुना हो, क्रायोजेनिक इंजन्स, जो क्रायो टेक्नोलॉजी होती है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, क्रायो का मतलब होता है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन्स जो स्पेस शटल्स में यूज़ किए जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये क्रायोजेनिक, इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। अब सोचिए, इतने लो टेम्परेचर में जब पानी ही आके 4 डिग्री पे जाके ठंडा मतलब जम जाता है, तो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में रखना, तो यही एक टेक्नोलॉजी थी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जो हमारे देश में लगभग 10-20 साल बाद, जिसकी वजह से हमारा जो स्पेस मिशन हो गया वो 20 साल पीछे हो गया। तो इसको लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को रखते हैं, फिर ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूल पहली बार यूज़ होगा, ये पहले भी यूज़ होता आया है ये स्पेस में। तो अब इसे क्या है, इसे रोड मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज़ करने की ये बात चल रही है कि ये इस पर भी यूज़ हो सकता है। तो चलिए फिर आगे हम इसमें समझते हैं, हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फोकस ऑन जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज। तो हमने ये क्या है कि ये जो भी हाइड्रोजन हम प्राप्त करेंगे, इसको हम ग्रीन पावर सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सारे जो भी पावर सोर्सेज होते हैं, इनमें मतलब ये रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, मतलब इनमें किसी भी तरह का कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं ग्रीन पावर सोर्सेज। तो इन ग्रीन पावर सोर्सेज की मदद से हम हाइड्रोजन को प्राप्त करेंगे और उस हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। टू लिंक इंडियाज़ ग्रोइंग रेन्यूएबल कैपेसिटी विद द हाइड्रोजन इकोनॉमी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इंडियाज़ एम्बिशियस गोल ऑफ 175 गीगावाट बाई 2022 गॉट एन इम्पेटस इन द 2021 एंड 2022 बजट, विच एलोकेट 1500 करोड़ रुपए फॉर द रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड NHM। तो ये क्या है, जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो मतलब घोषणा की थी कि 175 गीगावाट जो हमें एनर्जी है, ये रेन्यूएबल एनर्जी से हमें प्राप्त करनी है। कब तक, 2022 तो आ ही गया। तो इसके लिए पिछले बजट में ये क्या घोषणा की गई थी, 1500 करोड़। तो हालांकि अभी जो नेक्स्ट बजट आने वाला है, जो 1 फरवरी को अभी घोषित किया जाएगा, इसमें देखना होगा कि ये रेन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को आगे एक और स्टेप आगे बढ़ाते हुए इसमें किस चीज़ की घोषणा की जाती है। तो चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो
हाइड्रोजन क्या है, एक लाइटेस्ट और फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि हम जानते हैं कि ये बहुत ही हल्का होता है, हवा से भी हल्का होता है, इसलिए क्या होता है एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी मतलब उड़ जाता है, राइजेस। तो ये क्या होता है, तो ये क्या इसको मतलब रेयरली फाउंड होता है, किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन रेयरली फाउंड होता है, क्योंकि इसको मतलब इतना हल्का होता है जिस वजह से ये उड़ जाता है, तो इसको स्टोर करना ही इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन इज ए नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक, ओडरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस एंड हाईली कंबस्टिबल डायटमिक गैस। ये बहुत ही ज़्यादा कंबस्टिबल होता है, तभी तो स्पेस मिशन मतलब स्पेस शटल्स इससे चलाए जाते हैं, मतलब इसमें इतना थ्रस्ट होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल इज़ अ जीरो एमिशन फ्यूल बर्न विद ऑक्सीजन। ये मतलब जीरो एमिशन होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई कार्बन एमिशन होता नहीं है। तो ये किसके साथ बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को की इसे ज़रूरत होती है जिससे बर्न। अब जैसे ऑक्सीजन जो कई सारे इस तरह के इंजन बनाए गए थे, जो जिनमें मतलब स्क्रैम जेट टाइप के जो इंजन थे, जो ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीजन के टैंक उनको ले जाने नहीं होते थे, वो हवा से ही ऑक्सीजन ले लेते थे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आई थी। तो ये खैर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसके आगे देखेंगे। तो इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स और इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल फॉर स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हम आगे समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी कितनी तरह के होते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा, इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू और ग्रीन? तो इनको इस बेसिस पर डिवाइड किया गया है कि ये किस तरह से प्राप्त होते हैं। तो जिस तरह से प्राप्त होते हैं उसी तरह से इनको ये डिवाइड कर दिया। अब ग्रे हाइड्रोजन मतलब ये इंडिया का बल्क प्रोडक्शन। इंडिया में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है ना, उसमें बल्क में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ग्रे हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस की जाती है। ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गया, यही हमारे ऑयल एनर्जी। तो इससे जब हाइड्रोकार्बन से ही ये यूज़ की जा रही है, तो इसमें बाई प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, मतलब इसको बनाने के प्रोसेस में जो अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन्हें बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, CO2। तो अब अगर इसे हाइड्रोकार्बन से ही प्राप्त करना है ग्रे हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन भी तो हम मतलब इम्पोर्ट ही कर रहे हैं ना। तो ये तो हमारे जो हम NHM जिस मिशन पे हम जा रहे थे, तो ये हमारे लिए मतलब बेटर ऑप्शन तो हुआ नहीं ना। तो ग्रे हाइड्रोजन इसी वजह से हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन एमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्रे हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन है तो मतलब ये इससे थोड़ा सा बेटर होगा। किस मामले में बेटर होगा, इसमें क्या है कि ये भी फॉसिल फ्यूल से ही ये भी प्राप्त किया जाता है। इसमें भी बाई प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, इसमें क्या है कि ये जो भी बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं इनको कैप्चर और स्टोर कर लिया जाता है। तो इस वजह से ये ग्रे, इस मायने में बस ये क्या है कि ग्रे हाइड्रोजन ग्रे से मतलब ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से बेटर है। किस मामले में, इसमें जो मतलब बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको स्टोर कर लीजिए, वो नेचर में जाके एकदम से उन्हें छोड़ नहीं दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हमने पढ़ा, सोलर पैनल से, विंड एनर्जी से, ये भी जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गई, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी मतलब ग्रीन एनर्जी है। तो इनसे ये सोर्स किया जाता है, मतलब इनमें क्या होता है, ये जो एनर्जी इससे प्राप्त की जाती है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन प्राप्त करने का सबसे जो तरीका होता है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो उसमें हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन के अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो एनर्जी होती है वो ये रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। और यहाँ पे किन से आती थी, वो फॉसिल फ्यूल से आती थी। इस वजह से इनका ग्रे और ब्लू इनको बोला गया था। तो ये ग्रीन हो गया ना, कि इसमें मतलब जो एनर्जी भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी स्पिल्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट्स क्या है, वाटर एंड वाटर वेपर। वाटर का यूज़ हो रहा है तो इसमें बाई प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे, वाटर एंड वाटर वेपर। तो चलिए इसमें आगे हम देखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पूरा नेशनल हाइड्रोजन मिशन जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पे बाकी दुनिया का स्टैंड क्या है, दुनिया इसमें कहाँ आगे बढ़ रही है। तो इसमें एशिया पैसिफिक कहाँ रीजन है, ये मतलब कहाँ स्टैंड करता है। तो इन एशिया पैसिफिक सब कॉन्टिनेंट, जापान एंड साउथ कोरिया, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, किसी भी चीज़ में, सेमीकंडक्टर्स हो, ये माइक्रोफोन्स के, चिप्स का, कोई भी चीज़ हो, इसमें जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अग्रणी देशों की सूची में आते हैं। और जिसमें कि क्या है, चाइना क्या है, चाइना एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, बाकी जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पूरा होता है, हालांकि आजकल चाइना भी उन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। तो साउथ कोरिया ऑन द फ्रंट फुट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पॉलिसी मेकिंग। तो साउथ कोरिया और जापान इनमें फ्रंट फुट में है। तो इसमें हम देखेंगे 2017 में ही जापान ने क्या कर लिया था, ये बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी उन्होंने बना ली थी। और इन्होंने क्या किया था कि 2030 तक इनको क्या करना है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। क्या करना है, जापान को। तो जापान ने ये टेक्नोलॉजी मतलब आज से 4-5 साल पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था। फिर साउथ कोरिया का क्या सीन था कि साउथ कोरिया ने क्या किया था कि ऑपरेटिंग हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोडक्शन यूनिट्स अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सेफ मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एक्ट 2028। इन्होंने हाइड्रोजन एक्ट 2020 बना लिया। अच्छा, इनका क्या था कि फ्यूचर में, ये चीज़ तो सबको पता है कि फ्यूचर जो फ्यूल है वो है हाइड्रोजन फ्यूल। तो फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल है, तो उनको पता था कि भविष्य में इसकी जाके डिमांड
बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इन्होंने इस पर रिसर्च किया, इस पर एक्ट्स बनाए और इन्होंने क्या कि ग्लोबल जो भी सप्लाई चेन होगी उसमें ये हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स प्रोवाइड करेंगे वो हम ही करेंगे। एक तरह से ये ना मतलब फ्यूचरिस्टिक विजन था कि ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, तो अभी से हम उसको मार्केट कैप्चर करें, तो वो चीज़ें हम प्रोवाइड करें। तो ये देश वैसे भी इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। तो साउथ कोरिया हैज़ ऑल्सो पास द इकोनॉमिक प्रमोशन एंड सेफ्टी कंट्रोल्स ऑफ हाइड्रोजन एक्ट विच डील्स विद 3 की एरियाज: हाइड्रोजन व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल सेल्स। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना भी लेते हैं, हाइड्रोजन कार बना भी लेते हैं, अगर चार्जिंग स्टेशंस नहीं है तो वो कहाँ तक वायबल होगी। मानिए आप मतलब आप कार अपनी लेके जा रहे हैं किसी शहर से बाहर किसी दूर दराज एरिया में आपको जाना है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, तो वो कार तो आपकी बेकार है ना। वो मतलब आप उस शहर के अंदर ही आप उसको घुमा सकते हो। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक बहुत बड़ी मतलब एक चैलेंज होता है कि इसको इतने बड़े देश में, भारत जैसे देश में इसको लागू करना। तो हाइड्रोजन व्हीकल्स और चार्जिंग स्टेशन, फ्यूल सेल, ये सारी चीज़ों को भी मैनेज करते हुए चलना है। तो आगे देखते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये है कि अबंडेंट नेचुरल एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन तो बहुत अधिक मात्रा में है, बस क्या है उसको कैप्चर करना है। तो गवर्नमेंट हैज़ गिवन इंपॉर्टेंस इन स्केलिंग अप द गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ने इस जो गैस पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है पूरे देश में, नॉर्थ साउथ पूरा, कश्मीर से कन्याकुमारी और ये कच्छ से कोहिमा तक पूरा, मतलब इन्होंने कनेक्ट करने का पूरा जो वो किया है, काम किया है। तो एंड हैज़ इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स ऑफ द पावर ग्रिड का जो रिफॉर्म्स में किया गया। अभी हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में भी एक माइक्रो पावर ग्रिड बनाया गया है हाइड्रोजन का, जो देश का पहला है। तो इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड, सच स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी इन द प्रेजेंट एनर्जी मिक्स। तो कैपेसिटी एडिशन टू द रिन्यूएबल पावर जनरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया कैन बिकम कॉस्ट इफेक्टिव विच विल नॉट ओनली गारंटी एनर्जी सिक्योरिटी बट ऑल्सो एनर्जी इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी ग्रेजुअली। तो इस तरह से जब चीज़ें हम करेंगे, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे, तो ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ही बेहतर नहीं होगा, बल्कि इसमें हम क्या है, एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे मतलब कि हम जो अपना इंपोर्ट पे ऑयल एंड नेचुरल गैस एनर्जी के लिए हम जो बाहर मिडिल ईस्ट पे डिपेंड करते हैं, वो भी मिडिल ईस्ट में भी कितना ज़्यादा मतलब टेंशन का माहौल रहता है, पता नहीं कब प्राइस एकदम हाइक हो जाए। अभी जैसे यमन ने, हाउदी रिबल्स ने जो यहाँ पे यूएई में जो अटैक किया है, इसकी वजह से टेंशन्स बढ़ गए हैं, प्राइस हाइक भी हो रहा है कि मतलब पेट्रोल डीजल के अब दाम बढ़ेंगे। तो इस तरह से जब इतना ज़्यादा ऊपर नीचे दाम होते रहते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढें, तो उसी के कदम में ये हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेटर रहेगा। तो फिर ये पॉलिसी चैलेंजेस की भी इसमें ज़रूरत होंगी, मतलब कुछ तरह की हमें पॉलिसीज़ बनानी होंगी। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन, ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी। और जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन बनाने में, ये भी देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है तो हमारा जो पर्पज़ है वो तो हमारा डिफीट हो जाएगा ना। तो मेंटेनेंस कॉस्ट, पॉपुलर सेल्फ पोस्ट कंप्लीशन ऑफ अ प्लांट कैन बी कॉस्टली, इट्स कमर्शियल यूजेस रिक्वायर्स मैमथ इन्वेस्टमेंट इन R&D ऑफ सच टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह के जो कमर्शियल, मतलब इस तरह का पूरा जो हाइड्रोजन मिशन हमने बनाया है, इसको कमर्शियली वायबल करने के लिए, कि हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम एक अपने देश, हमारी इकोनॉमी, हमारी डेमोग्राफी, हमारी जोग्राफी को देखते हुए एक वायबल प्लान लेके हम आए। तो इसमें हम आगे अभी क्या है, जो हमारा देश का जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में बनाया। आंध्र प्रदेश के किस जगह पे बनाया गया है, सिमहाद्री नियर विशाखापत्तनम में बनाया गया है। किसने बनाया है, एनटीपीसी ने बनाया है। तो एनटीपीसी ये जो है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एनटीपीसी, और ये किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के मतलब बहुत सारे देश में पावर स्टेशंस हैं जिनसे वो बिजली बनाते हैं। तो इन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ये माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट बनाया है। कहाँ बनाया है, विशाखापत्तनम में बनाया है। तो इसमें ये क्या बनाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, मतलब ये मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो ये ना सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। और ये सोलर एनर्जी का यूज़ ये करते हैं कहाँ से, तो ये जैसे यहाँ पे इन्होंने सिमहाद्री में बनाया है, तो ये एनर्जी ये लेते हैं तेलंगाना के पास जो सोलर फ्लोटिंग प्लांट्स बना रखे थे इन्होंने रामागुंडम में, वहाँ से ये एनर्जी लेते हैं। और इसमें क्या है, ये ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, सिग्निफिकेंस जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अगर हम 83% ऑयल अपना बाहर से और 53% गैस के लिए बाहर डिपेंडेंट हैं, हमारा इंपोर्ट बिल हम लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास हमारा जो इंपोर्ट बिल आता है, किस चीज़ का, यही एनर्जी, ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट जो भी करते हैं। तो अगर ये सब हमारा बचेगा तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मतलब इस पर हम अगर अल्टरनेटिव सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं तो हमारा ये पैसा बचेगा, तो ये हम दूसरे सेक्टर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ओपन प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डिकार्बनाइजिंग, जो भी डिकार्बनाइजिंग मतलब हमने जो ये COP26 में जो हमने
अपना प्रण लिया था कि हमें मतलब 2070 तक आके कार्बन न्यूट्रलाइज होना है। तो इन सब चीज़ों में ये क्या बड़ा कदम होगा कि जिससे हम डिकार्बनाइजिंग की ओर बढ़ें। हेल्पफुल इन डिप्लॉइंग मल्टीपल माइक्रो ग्रिड्स, और एक ग्रिड जब सक्सेसफुल होता है तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसके क्या प्रोन्स हैं क्या कॉन्स हैं। तो इस तरह से फिर हम ये अगर वायबल ऑप्शन हुआ तो ये आगे भी सक्सेसफुल होगा। इस तरह के आगे भी माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो एट दिस जंक्चर विद द कैलिब्रेटेड अप्रोच इंडिया कैन यूनिकली पोजिशन इटसेल्फ टू टेक एडवांटेज विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन R&D। तो इस तरह पे आके मतलब हमें कैलिब्रेटेड एकदम जो समझा हुआ जो संभला हुआ जो हमें अप्रोच लेना है कि जिसमें हम अपने देश की सारी परिस्थितियों को देखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग करें और कंपैटिबल लेजिस्लेशन और द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएशन ऑफ डिमांड अमंग इट्स वास्ट पॉपुलेशन। तो हमारे देश के स्पेसिफिक हमारे देश को लेके जो भी चीज़ सबसे स्पेसिफिक जो सबसे मतलब वायबल ऑप्शन होना चाहिए उसे हमें लेके आगे बढ़ना है। तो इस तरह के जो भी इनिशिएटिव होगा तो वो प्रोपल करेगा इंडिया टू बिकम द मोस्ट फेवर्ड नेशन बाय एक्सपोर्टिंग हाइड्रोजन टू इट्स नेबरिंग एंड बियॉन्ड। तो इस तरह से अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जैसे ये जापान और साउथ कोरिया थे इन सब चीज़ों में अग्रणी होते थे, ये हमेशा जाके वो करते हैं। तो ग्लोबल जैसे सप्लाई चेंज जो भी हो रही है इसमें क्या है, चाइना का एक तरह से लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो हमारा इंडिया इसके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा देश हो सकता है कि जिसकी वजह जहाँ पे ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे डेवलप हो। तो आई होप कि